लेट्स रिवाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राशि और इस चैनल के माध्यम से हमारा एक ही पर्पस है, आप तक साइंस और रिसर्च बैक्ड इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से पहुंचाना। यहां हम बात करते हैं डॉक्टर्स, हेल्थ लीडर्स और एक्सपर्ट से, ताकि आपको आपके हेल्थ कंसर्न्स और क्वेरीज का सही और सच्चा जवाब मिल सके। और आज हमारे साथ है बहुत ही स्पेशल गेस्ट डॉक्टर कृणाल शाह, सूरत में जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पेशली नोन फॉर आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज ऑफ नी एंड शोल्डर, जिसका मतलब है मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज, जिसका मतलब है कम से कम दर्द के साथ फास्ट रिकवरी और ज़्यादा कंफर्ट। वेलकम डॉक्टर शाह, वेलकम टू लेट्स रिवाइव एंड लेट्स टॉक अबाउट बनती कैसे हैं और एज के साथ साथ ये ब्रिटल क्यों होती हैं। पहले के समय में ऐसा था कि लोग अच्छा खाते थे, घर का खाते थे, साथ में काम करते थे, अपना रूटीन फंक्शनल एक्टिविटी करते थे। आज के ज़माने में ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया यानी हड्डियाँ कमज़ोर होना। आजकल डॉक्टर कोलेजन के बारे में हम बहुत सुनते हैं और बहुत सारे ओवर द काउंटर मार्केट में सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं। कोलेजन सप्लीमेंट्स अगर आप सालों तक, महीनों तक लेते हैं तो इट हैज़ अ रोल इन योर स्किन, योर हेयर, योर बोन्स, योर जॉइंट्स, योर लिगामेंट्स, योर एवरीथिंग। आपके एक्सपीरियंस में क्या नी सर्जरीज विमेन में ज़्यादा हो रही हैं? कई फीमेल्स इनफैक्ट थोड़ी ज़्यादा टॉलरेट करती है और वो सर्जरी अवॉइड करती है, मेल थोड़ा कम करते करवा लेते हैं। पेरेंट्स वी आर ऑलवेज कंसर्न कि बच्चे की हाइट कितनी होगी, उसकी बोन स्ट्रांग होंगी या नहीं होंगी। एवरेज न्यूट्रिशन, मिडिल क्लास एवरेज न्यूट्रिशन भी मिल रहा है तो उसकी हाइट जितनी उसको भगवान ने मैन्युफैक्चर किया है उतना तो होगा ही, अनलेस एंड अनटिल देयर इज सम बेसिक सीरियस डिजीज अगर उनको हुआ है तो। मिल्क इज वेरी इसेंशियल या फिर इट्स ओके अगर नहीं है, आपको टॉलरेट नहीं हो रहा है, आपके बच्चे को पसंद नहीं है, तो दूसरे भी चीज़ें हैं। बोन हेल्थ के बेसिक्स के बारे में कि बोन्स बनती कैसे हैं और एज के साथ साथ ये ब्रिटल क्यों होती हैं, स्पेशली विमेन में ज़्यादा देखा जाता है। सो बोन इज मेड ऑफ कैल्शियम, जो मेन स्ट्रक्चर है वो कैल्शियम है। पहले के समय में ऐसा था कि लोग अच्छा खाते थे, घर का खाते थे, साथ में काम करते थे, अपना रूटीन फंक्शनल एक्टिविटी करते थे, तो कैल्शियम ज़्यादा भी अच्छा था और बोन्स पे लोड आता था तो कैल्शियम हड्डियों में जमा भी होता था। ना किसी को कैल्शियम लेने, वो दिन में अपना काम करते थे घूम के, तो सूर्य प्रकाश में घूमते थे डे लाइट में, तो उनको विटामिन डी भी अच्छा मिलता था, तो सब कुछ अच्छे से सिस्टम चल रहा था। फिर ये डेवलपमेंट हुआ तो हम सब ने खाने में अभी जो भी है जंक फूड आ गए तो कैल्शियम जाना भी कम हो गया, डाइट होना लगा तो वो भी कम हो गया। सेकेंड थिंग, काम करने के लिए अभी घर में स्टाफ है, ज़्यादातर मशीन्स हैं, तो लोड आना कम हो गया, तो कैल्शियम बोन पे लोड कम आ रहा है, तो अगेन कैल्शियम जो अंदर बॉडी के अंदर जा रहा है वो बोन तक पहुंच नहीं रहा है, तो भी ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। एंड सेकंड थर्ड थिंग कि हम सब अभी एसी में, ऑफिस में हैं, जब भी सनलाइट आती है तो हम अंदर घुस जाते हैं, तो विटामिन डी जो कि कैल्शियम का व्हीकल है तो वो कम हो गया, तो विटामिन डी भी कम, यानी कैल्शियम है, बोन है, पर कैल्शियम को ले जाने वाला व्हीकल भी कम है। तो इस कारण से आज के ज़माने में ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया यानी हड्डियाँ कमज़ोर होना ये बहुत 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 कॉमन हो गया है। और अगेन इट इज़ लाइफस्टाइल। इससे बचने के लिए ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि हम सबको गांव में शिफ्ट होना जाना चाहिए या घर का काम करना चाहिए, पर अगेन टेक सम सप्लीमेंट्स। आपका डाइट में आप कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा रहे वैसा गुड़, लीले साग भाजी और ये सब चीज़ें इन्वॉल्व कीजिए। डे लाइट एक्सपोजर एटलीस्ट आधा पौना घंटा किसी भी तरह से मेक श्योर कि आपको डे लाइट मिले। एंड अगेन आपके बोन के ऊपर लोडिंग हो, ऐसा एक्सरसाइज या तो घर का काम कीजिए जिससे आपके बोन्स जो है वो स्ट्रांग रहे। फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से अगर वो ये सब कर रहे हैं फिर भी ऑस्टियोपोरोसिस के बहुत चांसेस रहते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है कि आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स फीमेल्स को लेना चाहिए आफ्टर द मेनोपॉज। एंड अगेन अंडर द गाइडेंस ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन या आपके फिजिशियन जो भी है उनको मिलकर अगर वो आपको बता रहे हैं कि आपको कैल्शियम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना है तो डोंट निग्लेक्ट दैट, पर उसके साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज भी आप चालू रखिए। सर ये काफ़ी हद तक हमें कई बार 50 होने के बाद या 60 होने के बाद भी पता नहीं लगता कि मेरी हड्डियां कमज़ोर हैं, तो बिना स्कैन्स के ऐसा कोई तरीका है कि हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मुझे अब चेक करवाना चाहिए बिफोर फ्रैक्चर्स हैपन और समथिंग? आई थिंक द ओनली वे के जानने के लिए कि कितना कैल्शियम है दैट इज डेक्सा स्कैन। डेक्सा स्कैन में वो लोग बताते हैं कि कितना परसेंट आपका कैल्शियम है आपकी एज के अनुसार, यानी वो स्कैन एक ऐसा है कि जो ऐसे बताएगा कि अगर आपकी एज 60 है
तो इंडिया में रहने वाले 60 मेल की कंपेयर में आपका कैल्शियम कितना है, ऐसा नहीं बताएगा वो 30 साल के जवान लड़के के कंपेयर में आपका कैसा है, क्योंकि वो तो कोई वाजबी ही नहीं है। तो वो उसी एज और उसी जेंडर के हिसाब से आपको रिपोर्ट देगा। तो अगर आपको जानना है कि कैल्शियम कितना है तो वो तो एक ही तरीका है, दैट इज डेक्सा स्कैन। परंतु वो जो ब्लड में से लेके जो सीरम कैल्शियम लेवल लेके कुछ लोग बताते हैं कि आपको कैल्शियम की कमी है, दैट इज अ रॉन्ग वे। वो जो खून में कैल्शियम और हड्डी में कैल्शियम ये दोनों अलग चीज़ें हैं। तो खून के कैल्शियम पे से आप हड्डी का कमेंट नहीं कर सकते, तो वो एक कंप्लीटली गलत एडवाइस रहेगी। अगर आप खून का कैल्शियम का सीरम कैल्शियम लेवल मेजर करके आप बताएं कि आपको कैल्शियम की कमी है तो आप कैल्शियम का फूड लीजिए, वो दोनों को कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं है। डेफिनेटली अगर आपको वीकनेस फील हो रही है, अगर आपको सारे लेथार्जी और सारे सिम्टम्स है, अगेन दैट इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स दैट देयर इज सम कैल्शियम डेफिशिएंसी इन यू। तो बेसिकली ब्लड टेस्ट एक्चुअली एक माध्यम नहीं है जिससे आप समझ सके कि आपको कोई डेफिशिएंसी है। और डेक्सा स्कैन्स डॉक्टर अगर ज़रूरी हैं तो कौन सी एज में वुमेन या मेन को स्टार्ट करना चाहिए? आई थिंक मैन इफ़ ही इज़ वेल बिल्ट अप विदाउट एनी इश्यूज़ तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो करवाए। आफ्टर द एज ऑफ मे बी 60 वंस इन प्रोबेबली 5 years ही शुड गेट। अगर वो नॉर्मल आते हैं, नॉर्मल से थोड़ा कम आते हैं, तो वो खाली सप्लीमेंट्स पे जा सकते हैं। फीमेल्स में आफ्टर मेनोपोज मे बी एवरी 3 years और 4 years दे शुड डू डेक्सा स्कैन टू नो के कितना है। तो ओनली प्रॉब्लम विद डेक्सा स्कैन इज़ के वो उसमें एक्सपोजर आता है, वो एक सीटी स्कैन टाइप का मशीन्स है, तो बहुत फ्रिक्वेंटली अननेसेसरी डर के करना ये मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा। ज़रूरत हो, इंडिकेशन हो, प्रॉब्लम हो, तभी ये कोई भी स्कैन हमें करवाना चाहिए। ओके डॉक्टर, कैल्शियम की जहाँ तक बात आती है, हम सोच रहे थे या सुन रहे थे आपसे कि बोन में होना या ब्लड में होना ये इररिलेवेंट है, आपस में इसका कोई लिंक नहीं है। ऑल्सो बिकॉज अगर कमी होती है तो शायद बॉडी आपकी बोन से निकाल के आपके ब्लड में डालना शुरू कर देती है, लीच आउट होना जिसे बोलते हैं, वो उसी के कारण बोन शायद वीक भी होती हैं। तो बैलेंस आपका ब्लड में मेंटेन रहता है, पर हालांकि हड्डी में कम हो सकता है कैल्शियम। दूसरी चीज़ जो आपने बताई विटामिन डी का जो रोल है विच इज़ अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। लेकिन एक और चीज़ जो हम सुनते हैं विच इज़ K2 जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एंड वाई आई विल आस्क यू नाउ। K2 का रोल मैंने सुना है ऐसा है कि वो सही जगह कैल्शियम को डिपॉजिट करने में मदद करता है। और अगर हम विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन कर रहे हैं और K2 नहीं है तो कैल्शियम डिपॉजिट ऐसा भी है कि आर्टरीज में हो सकते हैं, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम स्कोर बढ़ रहा है, या सुनने में बहुत आता है कि आजकल CAC किसी किसी का इंक्रीज्ड है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? बेसिकली आप अगर कितना भी कैल्शियम ले रहे हैं, मान ले 1 ग्राम ले रहे, 2 ग्राम ले रहे, 10 ग्राम ले रहे हैं, बॉडी तो उसी तरह से उसको डिपॉजिट करेगी जहाँ पे ज़रूरत है, बाकी के तो वो निकाल देगी। तो अभी ज़रूरत बढ़ानी पड़ेगी तभी वहाँ पहुँचेगा। अगर आप बहुत सारा कैल्शियम ले रहे हैं पर आप टीवी पे देख के सोफे पे बैठ के टीवी देख रहे हैं तो वो कैल्शियम तो निकल जाना है, क्योंकि बॉडी का लगेगा ये तो सब फालतू है, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही बेच दिया है। तो वेदर इट इज़ गोइंग टू डिपॉजिट इन द बोन और वेसल, एवरीथिंग डिपेंड्स कि उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। तो खाली कैल्शियम लेना ये मात्र नेसेसरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है कि बोन्स की नेसेसिटी भी बढ़ाइए। यानी जैसे वहीं पे बात घूम के आ जाती है कि आप बोन को लोड कीजिए तो बॉडी को लगेगा कि नहीं भाई कैल्शियम आ रहा है और इसकी ज़रूरत भी है, तो वो सारा कैल्शियम वहाँ पे पहुँचेगा। उस दौरान ये व्हीकल्स D3 और K2 हमें चाहिए कि जो वहाँ पे पहुँचा सके, वरना इट विल ऑल गो अवे। दैट्स अमेजिंग टू नो कि इट्स नॉट जस्ट द रोल ऑफ K2, लेकिन एक्सरसाइज का बहुत महत्व है। जैसे हमारी लाइफस्टाइल आजकल बहुत चेंज हो चुकी है, कंफर्टेबल हो चुकी है, इजी हो चुकी है, पर आप जिम जा सकते हैं, आप थोड़ा वर्कआउट कर सकते हैं ताकि आपकी बोन्स एंगेज रहें। और मसल का भी यही है, मसल को जितना एंगेज करेंगे उतना बढ़ेगी। एंड रिकवरी की हमने इंपॉर्टेंस एक बात समझ ली। एंड डॉक्टर, अभी जैसे डायबिटीज़ बहुत प्रेवलेंट है, लिवर फैटी लिवर समझ लीजिए, या हार्ट कंडीशंस भी बहुत प्रेवलेंट है, इनकी जो दवाइयाँ हैं इनको क्योर तो नहीं करती हैं, ना प्रिवेंट करती हैं, बट एक मैनेजमेंट हो जाती है सिम्टम्स की। इन दवाइयों का क्या असर है हड्डियों पे? आई मीन मोस्ट ऑफ द मेडिसिन्स आर, अभी जो भी डायबिटीज़ और हार्ट में है, दे आर वेरी सेफ बिकॉज FDA रेगुलेशंस जो है US में और हमारे यहाँ का भी जो ड्रग रेगुलेशंस है वो और जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसकी बहुत कम है। पर हालांकि कोई भी मेडिसिन आप लीजिए, आप चाहे पैरासीटामोल भी अगर आप खा रहे हैं फीवर के लिए, तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बताता हूँ कि रोग एक तरह से शरीर को नुकसान करता है, दवाइयाँ दूसरी तरीके से शरीर को नुकसान तो करती ही है। तो वो ही हमें जानना है कि वो दवाई का फ़ायदा उतना होना चाहिए कि वो नुकसान से ओवरकम करे। तो अगर आपको डायबिटीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो आपको दवाई अगर आपको डॉक्टर बता रहे हैं
तो ही लेनी चाहिए। ज़्यादातर जो प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन एंड सप्लीमेंट्स का जो एक पूरा जो चल रहा है वो मेरे हिसाब से साइड इफ़ेक्ट्स करता है। पर डायबिटीज़ हार्ट की अभी की जो मेडिसिन, द न्यू जनरेशन मेडिसिन, दे हैव वेरी लेस साइड इफेक्ट्स एज पर द बोन एंड जॉइंट्स। अच्छा, तो इट्स सेफ टू टेक, safe to एंड take. ज़रूरी भी है बिकॉज आपको मैनेज तो करना ही है सिम्टम्स। फॉलो योर फिजिशियन, इफ दे आर सेइंग तो दे आर फॉलोइंग द साइंस, वो विज्ञान को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपके कार्डियोलॉजिस्ट, अगर आपका एंडोक्राइन और डायबिटोलॉजिस्ट आपको बता रहे हैं, तो मेरी तो हमेशा मेरे पेशेंट्स को मेरे पास आके, अगर मैंने कोई सर्जरी करनी है तो भी आके पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो है वो उन्होंने बताया कि डायबिटीज़ की ये दवाई लेनी है, ये सही है कि गलत है। तो मैं उनको यही बताता हूँ कि मेरी नॉलेज इसमें इतनी ही है जितनी आपकी है या किसी और की है, और आपको भी नहीं है, मुझे भी नहीं है। वो जो डायबिटोलॉजिस्ट है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, वो जो फिजिशियन है, उस जनाब ने इसके विज्ञान को पढ़ा है और वो अपने राय नहीं दे रहा है, वो विज्ञान आप तक पहुँचा रहा है। तो यू हैव टू फॉलो। आप दूसरा सेकंड ओपिनियन फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट का ले सकते हैं, पर अगर दो कार्डियोलॉजिस्ट, दो फिजिशियन, दो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट अगर ये दवाई लेने की आपको सलाह दे रहे हैं, तो वो कोई उनका कोई और बेनिफिट या और उनका फ़ायदा नहीं देख रहे हैं, वो आपकी हेल्थ के बारे में बोल रहे हैं, देन यू हैव टू टेक इट। आजकल डॉक्टर कोलेजन के बारे में हम बहुत सुनते हैं और बहुत सारे ओवर द काउंटर मार्केट में सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं और इतनी ज़्यादा मार्केटिंग होती है कि कॉमन मैन गेट्स कंफ्यूज्ड। अब कोलेजन जो है बॉडी में नेचुरली भी बनता है, पर आपके हिसाब से जब ऑर्थोपेडिक सर्जन उसको प्रिस्क्राइब करते हैं रिकवरी के टाइम पे, फॉर एग्जांपल लिगामेंट है, टेंडन है या बोन की कोई इंजरी है, कोई ना कोई दवाई में मैंने एक बार देखा था कि कोलेजन टैबलेट वाज देयर उसमें, और ये जो नॉर्मल कोलेजन सप्लीमेंट्स हैं आजकल मार्केट में फॉर स्किन या एंटी एजिंग, इनका कोई इफेक्ट है या फिर ये ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं? रिकवरी में आई मीन फॉर ऑर्थोपेडिक सर्जरीज एंड ऑर्थोपेडिक के लिए कोलेजन का कोई रोल नहीं है। मैनी अ टाइम्स बहुत सारी चीज़ें अनफॉर्चुनेटली मेडिकल साइंस में मार्केट ड्रिवन होती है, तो जो भी दिखाया जाता है वही प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो कोलेजन का इतना रोल उसमें नहीं है। ओवरऑल हेल्थ में हालांकि कोलेजन सप्लीमेंट्स अगर आप सालों तक, महीनों तक लेते हैं, तो इट हैज़ अ रोल इन योर स्किन, योर हेयर, योर बोन्स, योर जॉइंट्स, योर लिगामेंट्स, योर एवरीथिंग, बिकॉज लिगामेंट्स अगेन कोलेजन टाइप 2 टिश्यू से ही बने हैं, तो उसमें रोल है। पर सर्जरी के बाद जो दी जाने वाली मेडिसिन है वो साइंटिफिकली अब तक ऐसा कोई प्रूफ रिसर्च में आया नहीं है कि इतना ज़्यादा रोल हो उसका। ओके सर, मैं आपसे स्पेशली पूछना चाहूँगी फॉर वुमेन्स बोन हेल्थ, आपके एक्सपीरियंस में क्या नी सर्जरीज विमेन में ज़्यादा हो रही हैं या हिप सर्जरीज? आर्थराइटिस जो है, नी सर्जरीज, आर्थराइटिस, वो तो दोनों में मात्रा मेल फीमेल में ऑलमोस्ट सेम है, पर वो सवाल ये आता है कि सहन शक्ति किस में ज़्यादा है। तो कई फीमेल्स इनफैक्ट थोड़ी ज़्यादा टॉलरेट करती है और वो सर्जरी अवॉइड करती है, मेल थोड़ा कम करवा लेते हैं। बाकी आर्थराइटिस इज सेम। एज फार एज लिगामेंट सर्जरीज आर कंसर्न, कि जो लिगामेंट टूटना वो फीमेल्स में एज पर द डेटा एथलीट्स में, फीमेल एथलीट्स में वो ज़्यादा है, बिकॉज एस्ट्रोजन, बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स, उनके जो लिगामेंट्स है वो ज़्यादा स्ट्रेच होते हैं, तो घूमने गिरने के चांसेस उनमें ज़्यादा होते हैं। तो ACL सर्जरीज जो डेटा है एथलीट्स का, वो फीमेल्स में हम ज़्यादा करते हैं मेल के कंपेयर में, बिकॉज उनमें टूटने की संभावनाएं ज़्यादा है, ऐसा रिसर्च कह रहा है। पर आर्थराइटिस आई मीन इट इज़ ऑलमोस्ट सेम। हिप ऑल्सो, हिप फॉर्चुनेटली इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी हमारे एशियन रीजन में हिप का प्रॉब्लम कम है। जो हम, मेरी स्टडीज़ जो यूरोप US में है, वहाँ पे हिप के FAI यानी फीमोरो एसिटिबुलर इम्पिंजमेंट के बहुत सारे केसेस होते थे, हमारे यहाँ है ही नहीं। और उसका एक रीज़न ये है कि हमारा जो बैठना उठना है, पहले के लोग पलाठी मार के नीचे बैठते थे, इंडियन टॉयलेट यूज़ करते थे, तो उससे एसिटेबुलम के अंदर जो फीमोरल हेड है वो अच्छा कंटेंट रहता था, तो हमने वो वारसा में वो पाया नहीं है FAI, जबकि उनके लोग पहले से चेयर पे बैठते हैं तो उनमें वो ज़्यादा है। दैट इज़ वन ऑफ द थियरीज, पर वो भी हमारे यहाँ कम है, ज़्यादा नी का प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो बेसिकली कुछ ऐसी मूवमेंट्स हैं जो इंडियंस शुरू से करते आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल सिटिंग डाउन ऑन द फ्लोर या फिर स्क्वाट्स करना, नीचे बैठ जाना, ये इंडियन हाउस होल्ड में कहीं ना कहीं हो जाता है मोर कंपेयर टू अमेरिकन या यूरोपियन हाउस होल्ड्स, जिसकी वजह से शायद ये कम है। एब्सोल्युटली, आई मीन अगर आप सोचे तो क्यों ये सारे रिचुअल्स, जैसे कि मंदिर में जाओ तो नीचे साष्टांग करो, या आप इवन मॉस्क में जाओ, मस्जिद में जाओ, तो भी एक तरह से जो आप नमाज अदा करते हैं, ये सब चीज़ें जो कोई टाइम में अपनी कम्युनिटी के अच्छे के लिए ही उन लोगों ने बनाई थी ना, उसको कोई भगवान से तो ऐसा नहीं है कि भगवान हाजिर हो जाते थे, पर वो जो भी इंटेलिजेंट लोग रहे होंगे उन्होंने सोचा होगा कि हमारे सारे लोग ये करेंगे तो वो अच्छे रहेंगे, तो हमें ही फ़ायदा है। तो वो चीज़ अनफॉर्चुनेटली हमने आज छोड़ दी है, तो अगर हम भी करें तो हमें फ़ायदा ही है उसी में। तो
तो बेसिकली हमें इन सब मूवमेंट्स को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, सीरियसली इनको तवज्जो देनी चाहिए, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और डेली बेसिस पे परफॉर्म करना चाहिए. एब्सोल्युटली. एंड दैट मीन्स एक्सरसाइजिंग अगेन इज़ द की पॉइंट वी आर डिस्कसिंग हियर टुडे. अब मैं चाहती हूँ बच्चों के बारे में बात करें, बिकॉज एज पेरेंट्स वी आर ऑलवेज कंसर्न कि बच्चे की हाइट कितनी होगी, उसकी बोन स्ट्रांग होंगी या नहीं होंगी. तो इसके बारे में आपकी क्या सजेशन है कि बच्चों को कौन से स्पोर्ट्स में डालना चाहिए, किस तरह की इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, और हाइट डॉक्टर क्या ये सिर्फ जेनेटिक है या हमारा एनवायरनमेंट ऑल्सो इसको डिसाइड करता है? मेजोरिटी इट इज जेनेटिक्स. यानी अगर पेरेंट्स की हाइट कम है तो बहुत लंबा आई मीन किड होना, ये आशा रखना, ये ड्रीम करना, आई थिंक दैट इज़ वेरी अननेचुरल. एंड आई थिंक अप टू लार्ज एक्सटेंट इट डजेंट मैटर ऑल्सो. पर और तो वो एक जब पेरेंट्स इतनी ज़्यादा सोच रखते हैं कि हमारा लड़का लंबा हो और उसके लिए डॉक्टर्स के पास जाना, उसके लिए हम वी गेट मैनी पेशेंट्स कि क्या करें, कौन सी सप्लीमेंट दे. कहीं ना कहीं जब आपके बच्चे को वो डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं और उसके सामने सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे ये लंबा हो, तो वो एक कॉम्प्लेक्स वो बच्चे को भी दे रहा है कि मेरे में कुछ तो कमी है, क्योंकि उसका क्लास वाला दूसरा बाजू वाला लड़का लंबा होगा तो वहाँ पे ऑलरेडी वो स्ट्रगल कर रहा है. आप भी उसी को वो सप्लीमेंट कर रहे हो कि नहीं बेटा तेरे में प्रॉब्लम तो है. और देखने जाए तो ऐसा कोई प्रॉब्लम, ये हाइट इज़ वेरी मच हेरिडिटरी. जैसे कि अगर आप इंडियन हो तो आपकी आईज़ वो चाइनीज़ कैसे होगी? आई मीन यू कांट हैव दैट चाइनीज़ आई. अगर है तो प्रॉब्लम है. तो वही चीज़ है, अगर आपकी हाइट आपके पेरेंट्स के इर्द गिर्द ही रहेगी, बहुत लंबा या बहुत छोटा होना दैट इज़ इम्पॉसिबल. एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक पहले के समय में वो पुल अप्स करवाते थे या साइकिलिंग करवाते थे. अगेन साइंटिफिकली इसका इतना रोल नहीं है कि जहाँ से बोन ग्रोथ होता है, फाइसिस एपिफाइसिस, वहाँ से साइकिलिंग करने से वो लंबा हो जाए, ऐसा कोई रोल है नहीं. तो सप्लीमेंट्स जैसे कि अगर माल न्यूट्रिशन किड है, जैसे कि पुअर कम्युनिटी में बिफोर पॉवर्टी लाइन कोई रहने वाला है और उसको न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा है बेसिक, देन डेफिनेटली वो लड़का जो है वो नाटा रह जाएगा और उसमें हाइट नहीं बढ़ेगी. पर ओवरऑल अगर आपको एवरेज न्यूट्रिशन, मिडिल क्लास एवरेज न्यूट्रिशन भी मिल रहा है तो उसकी हाइट जितनी उसको भगवान ने मैन्युफैक्चर किया है उतना तो होगा ही, अनलेस एंड अनटिल देयर इज सम बेसिक सीरियस डिजीज अगर उनको हुआ है तो. एंड हम इंडियन हाउस होल्ड्स में दूध को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है और आजकल बच्चों में भी लैक्टोज इंटॉलरेंस पाया जाता है. कहीं ना कहीं डॉक्टर्स एडवाइस भी कर देते हैं कि दूध की इतनी ज़रूरत नहीं है, मे बी फर्मेंटेड गुड्स आर ओके. तो दूध के ऊपर आपकी क्या राय है डॉक्टर? मिल्क इज़ वेरी इसेंशियल या फिर इट्स ओके अगर नहीं है और आप बैलेंस कर सकते हो? ऑफ कोर्स इट इज़ ओके इफ़ यू, अगर आपको टॉलरेट नहीं हो रहा है, आपके बच्चे को पसंद नहीं है, तो दूसरे भी चीज़ें हैं जिसमें आप सारे न्यूट्रिशन, सारे वाइटामिन, सारे कैल्शियम सब कुछ उसमें सप्लीमेंट कर सकते हैं. परंतु अगर वो इट्स अ गुड डाइट, आई मीन मिल्क इज़ अ गुड डाइट, बट ओनली इफ़ योर किड और इफ़ यू आर लाइकिंग इट. और मार मचड़ के ज़बरदस्ती अगर पिला रहे हैं तो अगेन वो जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं होगा. इफ़ समवन इज़ डूइंग इट फोर्सफुली, वो न्यूट्रिएंट्स भी उसमें एब्जॉर्ब नहीं होंगे और उसके दौरान जो गुस्सा, रोना धोना, कॉर्टिजोल, एड्रेनालिन, तो वो भी नुकसान तो करेगा ही. उससे अच्छा है कि कुछ और जो पसंद है वो दीजिए. और बच्चों के लिए आई थिंक कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं जो अप्रूव्ड हैं और जो सही मात्रा में आपको कैल्शियम या आरडीए अप्रूव्ड जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मिल जाती हैं. तो एक सही प्रोडक्ट ढूंढना भी पेरेंट्स के लिए चैलेंज हो जाता है. बट पीडियाट्रिक्स जो है मे बी हेल्प कर सकते हैं इस केस में. आपको फॉलो योर पीडियाट्रिशियन, आई वुड से फॉलो योर पीडियाट्रिशियन. डॉक्टर, स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन की हम जब बात करते हैं, डेक्सा स्कैन के लिए बहुत लोग थोड़ा सा, जैसे हमने पीछे बात की, इट्स नॉट नेसेसरी, आपने बोला कि जब तक ज़रूरत नहीं लगे तब तक ज़रूरत नहीं है. एंड ब्लड टेस्ट आर नॉट अ विंडो. आपके हिसाब से आजकल और क्या क्या एडवांसमेंट्स हो रही हैं मेडिकल रिसर्च में जिसके बेसिस पे बोन हेल्थ का जो फ्यूचर है वो प्रिवेंटिव कह लीजिए या फिर इट्स मोर बेनिफिशियल फॉर द पीपल, उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए. आजकल लेटेस्ट बायोमार्कर्स क्या है या टेक्निक्स क्या आ रही हैं? फॉर्चुनेटली आज के टाइम में रिसेंटली लास्ट 5-10 ईयर्स में हमें बहुत सारे ऐसे गैजेट्स मिले हैं जो आपके ओवरऑल फिटनेस को क्लोजली मॉनिटर करते हैं. जैसे कि एक बहुत अच्छा मार्कर है आपका बेसलाइन हार्ट रेट, यानी कि आपका बेसलाइन हार्ट रेट कितना रहता है, वो एक मार्कर है कि आप कितने हेल्दी हो. अगर आपका मान लीजिए बेसलाइन हार्ट रेट 80 से अप है तो दैट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव है और आपका जो रेस्ट, रिकवरी, जो आपका बॉडी को एक सुकून मिलना चाहिए वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको उसके ऊपर काम करना है. सो दैट इज़ वन मार्कर.
द अदर एंड विच इज़ रिसेंटली वेरी वेल रिसर्च, अभी बहुत उस पर रिसर्च हुई है और बहुत अच्छा मार्कर है जो कि आपके सारे गैजेट्स में आ सकता है, वो है HRV। तो व्हाट इज HRV? जब आपका दिल धड़कता है, मान लीजिए आपकी हार्ट बीट है 60, आपकी बेसलाइन हार्ट बीट है 60, उसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में आपका हार्ट 60 टाइम यानी हर एक सेकंड पे एक बार वो धड़क रहा है, धक 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 धक। पर नॉर्मल में, नेचुरल में, सही में, वास्तविकता में ऐसा नहीं होता कि ऐसे होता है धक 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 धक, वो ऐसे होता है धक 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 धक। दिस इज नॉर्मल कि वो वेरिएबिलिटी होती है। हाँ, पर जब आप एंड में 1 मिनट के बाद 60 सेकंड के बाद वो काउंट करोगे तो वो 60 होगा, पर बीच में वो डिस्टेंस बढ़ ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम होता है। वो जो डिफरेंस है दैट इज़ नोन एज HRV, दैट इज़ नोन एज हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। और ये बहुत सारे रिसर्च है जो ये बताते हैं, जो कि आपको सुन के अचरज हो कि जितना वो ज़्यादा इर्रेगुलर हो, यानी दक 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 दक, तो वो ज़्यादा अच्छा है, वो आपका पैरासिम्पैथेटिक ड्राइव इतना अच्छा है। यानी HRV जितना ज़्यादा, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी जितनी ज़्यादा, उतना अच्छा, उतना आप हेल्दी हो। और वो जितना कम, यानी कि एकदम रेगुलर चल रहा है धक 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 धक, तो वो आपके लिए दैट्स अ बैड मार्कर। बट दिस इज़ वेरी वेल स्टडीड एंड मोस्ट ऑफ द जो गैजेट्स आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी वॉचेस, जो भी बेल्ट, जो भी रिंग आप यूज़ कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम दे मेजर योर HRV। आपको वो दूसरे से कंपेयर इसलिए नहीं करना है कि हर एक का मार्कर अलग होता है, हर गैजेट का चेक करने का तरीका अलग होता है, पर आप अपना HRV अगर आप देखते रहें बाय द टाइम विथ योर जर्नी ऑफ फिटनेस, विथ योर जर्नी ऑफ एजिंग, तो आपको पता चलेगा आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हो। और उसमें कोई भी इंटरवेंशन नहीं है, आपको कोई प्रिक नहीं है। सो दैट इज़ वन ऑफ अ वेरी गुड मार्कर्स। अदर देन दैट ऑफकोर्स आई स्ट्रांगली रिकमेंड के रेगुलर एवरी 3 years आपको फुल बॉडी चेकअप किसी भी आपके नज़दीक के अस्पताल में करवाना चाहिए। फॉर फीमेल यू शुड do mammography, your cervical pap smears. For males, definitely all your prostate related markers should be seen after the age of 60. तो ये सारी चीज़ें आप अपने किसी भी नज़दीकी अस्पताल में जाओगे तो उसके अंदर हेल्थ चेकअप प्लान्स रहेंगे। आपको ज़्यादा मगज नहीं दौड़ाना है, आपकी एज और सेक्स के हिसाब से वो लोग बताए, वो हर 3-4 साल में एक बार करो। अगर सब ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो आपके जो भी फिजिशियन है दे कैन गाइड यू। थैंक यू डॉक्टर। एंड अब मैं आखिर में आपसे पूछना चाहूँगी कि आप सम अप करें इसको हमारे लिए। जस्ट गिव मी 5 बेस्ट एक्सरसाइजेज जो आपके हिसाब से हर एज ग्रुप को करनी चाहिए, स्पेशली जो ओल्डर जनरेशन है, से 40 अबव, और अभी तक वो नहीं करते हैं, उन्हें क्या करनी चाहिए? 5 बेसिक्स। सो एक्सरसाइजेज में इतनी सारी पर्सनल चॉइसेस हो जाती हैं, जैसे कि इफ़ समबडी इज़ गुड इन फ्लेक्सिबल है तो उसको अगर आप वेट ट्रेनिंग में भेजोगे तो वो 5 दिन में छोड़ देगा। और अगर कोई बहुत स्टिफ है और अगर आपने योगा में भेजा तो वो बेचारा 1 वीक में तो योगा क्लास के नज़दीक भी नहीं जाएगा। तो इट इज़ वेरी इंडिविजुअलाइज्ड एंड पर अगर हम फंक्शनल की बात करें तो जैसे कि घर पे बैठ के स्क्वाट्स, लंजेस, लेग प्रेस या तो जो भी पुशअप्स या पुलअप्स, ये सब चीज़ें अगर नॉर्मल बंदा कर सके तो ठीक है। ना तो एल्डरली के लिए जैसे वॉक कर लिया, वॉक करने चले गए, या नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी में अगर थोड़ा सा एक्सरसाइज को इनकॉर्पोरेट सुबह उठ के। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जो मेरे हिसाब से है वो है सूर्य नमस्कार। अगर आपने 2 या 3 सूर्य नमस्कार कर दिए तो प्रोबेबली उसमें ओवरऑल सब कुछ कवर हो जाता है। पर एज आई सेड, इट इज़ अ पर्सनल चॉइस। डॉक्टर, आप एक बहुत ही पैशनेट आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन हैं। मैं जानना चाहूँगी आपने ये फील्ड पर्टिकुलरली क्यों चुना? आई थिंक कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो करते समय यू ट्रांसेंड टाइम एंड स्पेस, यानी वो करते समय आपको समय और स्थल का पता नहीं चलता, आप उससे पर हो जाते हैं। जैसे कि जब मैं सर्जरी करता हूँ मेरी आर्थ्रोस्कोपी, तो मुझे पता नहीं होता क्या टाइम हुआ क्या नहीं हुआ। और ऐसा नहीं ओनली आर्थ्रोस्कोपी का, कई बार आप अगर रास्ते में जा रहे हो और अगर वो मोची है, अगर वो काम कर रहा है तो आपको लगेगा वो उसमें काम में तल्लीन हो गया है। अगर आपका कुक है और वो कुकिंग कर रहा है तो आपको लगेगा कि वो अपने टाइम से उसे पता नहीं चला वो क्या कर रहा है। जैसे कि आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं और म्यूज़िक चल रहा है तो आपका टाइम कहाँ निकल जाता है पता नहीं चल रहा, जैसे हम बताते हैं। दैट इज़ बेसिकली थीटा वेव्स इन योर माइंड। सो कोई एक ऐसी एक्टिविटी होती है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे आपका काम हो, जिसमें आप टाइम और स्पेस को ट्रांसेंड कर सके और उसमें आप वो थीटा वेव में रह सके।
काफ़ी लोग जैसे हमें पूछते हैं कि अपने बच्चों को क्या करवाना चाहिए, कौन सा कैरियर लेना चाहिए, तो वही इम्पॉर्टेंट है कि वो एक चीज़ खोज लीजिए कि जिसमें आपका जो भी बच्चा है वो एक चीज़ में ऐसा हो जाता है कि उसके वो स्थल या समय वो ट्रांसेंड द टाइम एंड द स्पेस, तो उससे वो जो समय है उसमें वो जो काम करेगा वो सबसे बेस्ट रहेगा, और उसमें जो उसको ग्रोथ होगी, उसमें उसको जो सक्सेस मिलेगी वो पीसफुल मिलेगी और बहुत आगे वो बढ़ पाएगा। सो जो क्राइटेरिया है वो कौन सी चीज़ में कमाई ज़्यादा है या कौन सी चीज़ में फेम ज़्यादा है, वो ना रह के अगर आप इस चीज़ पे अगर क्राइटेरिया रखें कैरियर के बारे में कि जिसमें वो तल्लीन हो जा रहा है, जिसको मदद। और आज के ज़माने में 15 साल पहले ऐसा थिंकिंग था कि सरकारी नौकरी होनी चाहिए या लड़का जो है वो डॉक्टर या इंजीनियर होना चाहिए, बिकॉज नाउ वी हैव ऐसे दौर में आ गए हैं कि कहीं ना कहीं कमाई तो हर एक चीज़ में मिल ही जाती है। तो नाउ इट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट कि आप कोई ऐसा कैरियर ढूंढे जिसमें आपको ये चीज़ मिले जो आप टाइम और स्पेस को ट्रांसेंड कर सके, आप उससे तल्लीनता पा सके, तो शायद आप आपकी जर्नी को ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। वंडरफुली पुट सर। तो दैट मीन्स पैशन है और ड्राइव है इस काम को करने की, और आप इसे बहुत मज़े से बहुत लंबे समय तक कर पाएंगे। एंड बच्चों के लिए बहुत अच्छा मैसेज है, ऐसा करियर चूज़ करें जिसमें आपका मन लगता हो। Exactly. एंड आई होप आप सबको बहुत सारे इंसाइट्स मिले होंगे आज की कॉन्वर्सेशन से। बट आई हैव अ रैपिड फायर राउंड विद यू डॉक्टर। कैन वी बिगिन विद सम 5 बेसिक क्वेश्चंस? आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, जो आपके माइंड में पहला आंसर आए इसके लिए प्लीज़ बताइए। So, one Indian food which you suggest for strong bones? Jaggery with ghee and palak is good. एक सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज, ओनली वन? Squats. ओके। बोन हेल्थ के लिए एक ऐसा मिथ जिसको आज आप तोड़ना चाहते हैं? That मेडिसिन से आपका बोन हेल्थ अच्छा रहता है, कैल्शियम खाने से। फिर चाहे आप टीवी देखो या कुछ भी करो, पर अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो आपके बोन्स और मसल अच्छे रहेंगे। दैट्स अ मिथ। एक लाइफस्टाइल हैबिट जो आप चाहोगे कि हर कोई फॉलो करे इवन एट द एज ऑफ 90? 8 years of sleep. एंड लास्ट में, अगर आपकी हड्डियाँ बात कर सकती तो वो आपको क्या मैसेज देना चाहेंगी? आई थिंक बिकॉज दिस इज़ अ फैमिली पॉडकास्ट, तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत अपशब्द ही उसमें तो निकलेंगे जिस तरह का लाइफस्टाइल है। तो आई थिंक वी हैव टू कर्टल दैट। I think we could just say कि use the bones or lose them. Yeah, exactly. Maybe something like that. Thank you so much for your wonderful time here and insights, Doctor. Thank you. It was absolute pleasure and pleasure was all mine. Thank you very much. I hope आपको आज के पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला हो। एंड अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई क्वेरीज हैं, आप नीचे कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिप्लाई टू यू। एंड प्लीज स्टे हेल्दी, स्टे फिट, एंड सी यू लेटर फॉर मोर एट लेट्स रिवाइव। थैंक यू।